हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। भी क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है वर्क। आप डेली लाइफ में यूज करते हो कि भाई ये काम कर लो, ये मत करो, इस तरह के वर्ड्स आप डेली लाइफ में यूज करते हो। आज इसका साइंटिफिक रीजन यानी फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क को समझना चाहेंगे कि वर्क क्या है। तो देखिए, फिजिक्स कहती है कि जब हम किसी बॉडी पर, ये बॉडी रखी हुई है, फिजिक्स कहती है कि जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएं, क्या लगाएं? फोर्स लगाएं और इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाए, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाए। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहां से चल गई बॉडी, कहां पहुंच गई? यहां पे। ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर करा तो हमने कहा वर्क डन हुआ है। वर्क क्या हुआ है? वर्क इज डन। कब कहा? वेन एवर वी अप्लाई द फोर्स एंड इट कवर सम डिस्प्लेसमेंट। तो आप डेफिनेशन लिखिए, वर्क इज सेड टू बी डन। डेफिनेशन लिखवा देते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन वेन एवर वी अप्लाई द फोर्स, वी अप्लाई the force and cover some displacement and it cover some displacement। भाई तो ये डेफिनेशन बन गई भाई कि वर्क को डन माना जाएगा जब हम क्या लगाएं? वी अप्लाई द फोर्स, यानी कि हम अप्लाई करेंगे फोर्स को और कुछ वो जो बॉडी है वो डिस्प्लेस करे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स। तो यानी कि अगर हमने क्या लगाया, वर्क कब माना गया? तो फोर्स लगाया, इनटू में इसमें क्या आया? डिस्प्लेसमेंट आया, तो वर्क डन का फॉर्मूला बन गया भाई। क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। अब बात आती है कि किसी एंगल पे फोर्स लगाए, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट था, हमने तो इसको सीधा फोर्स लगा दिया। हम थोड़ा सा एंगल के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो क्या हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो, और आप इसको यहां से ऐसे खींच रहे हो। कई बार हम गाड़ी लेके ऐसे घूमते हैं ना, तो आप देखोगे कि यहां से बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में। तो यानी कि इसका सूटेबल कोई एंगल बन रहा होगा थीटा। अगर इसको दो कंपोनेंट में तोड़ूं मैं, एक फोर्स होता है जब भी इस तरह का कोई आता है तो उसको दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल में, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लोगों ने पढ़े होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो हमारे क्लास 11 का टॉपिक में जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो हमने बताया कि यहां से एफ, तो जो थीटा के साथ वाला होता है वो हमेशा कोस लेते हैं और परपेंडिकुलर साइन लेते हैं भाई। इस बॉडी का डाउनवर्ड फोर्स होगा डब्ल्यू, वेट यानी कि mg, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब ये हुआ कि बॉडी किधर घूमेगी? इस डायरेक्शन में घूमेगी। f के हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक f sin थीटा, f cos थीटा, क्योंकि बॉडी ऊपर तो जा नहीं रही, तो इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाले को हमेशा कोस में ले जाता है और वर्टिकल वाले को हमेशा साइन में लिया जाता है। ये कंफर्म हो गया। डाउनवर्ड फोर्स और ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। तो बॉडी किधर जा रही है? तो बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो यानी कि जो वर्क निकल के आया वो आया, और कुछ बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट भी कवर करा। मान लो इधर से इधर चल के गई, तो क्या आया? एफ कोस थीटा इंटू में एस। समझ गए? एफ कोस थीटा इंटू में एस, यानी कि मैंने सीधा सीधा लिख दिया एफ एस कोस थीटा। और डॉट को कन्वर्ट करना हो तो हमेशा डब्ल्यू इजिकल टू एफ डॉट एस। जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है, जब भी, ये याद कर लेना, जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो जब डॉट प्रोडक्ट को हटाने के लिए हमेशा कोस लगेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट को हटाने के लिए हमेशा साइन लगता है। तो यहां पे क्या लगेगा? डॉट को हटाने के लिए साइन। या हमारे 9वीं क्लास में इतना डिटेल में नहीं है, आप डायरेक्ट यही याद कर लो, एफ इजिकल टू एफ एस कोस थीटा। अगर ये डॉट क्रॉस याद नहीं रखना चाहो, याद रखना चाहो तो कर सकते हो। डॉट को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? हमें कोस। डॉट को हटाएंगे तो आ जाएगा कोस, और कोस को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? डॉट। अगर इसकी जगह क्रॉस होता तो साइन आता। तो यहां ये कैसी क्वांटिटी? वर्क ये स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी भाई? ये स्केलर क्वांटिटी है, तभी तो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो वर्क कैसी क्वांटिटी है भाई? स्केलर क्वांटिटी है। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? तो आंसर जूल होती है। अगर पूछ ले जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, क्या है? जूल होती है। और 1 जूल किसके बराबर होता है? तो फोर्स की एसआई यूनिट आपने पढ़ी है पुराने चैप्टर में, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की होती है मीटर, तो 1 जूल होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर। तो वर्क की एसआई यूनिट बताइए, जूल। उसके बाद में इसके बारे में बात कर रहे थे,
सीजीएस यूनिट क्या होती है वर्क की, तो सीजीएस यूनिट भी लिख लेना, कई बार पूछ ली जाती है। तो अर्ग होती है, क्या होती है अर्ग। और एक रिलेशन पूछा देता हूं, एक जूल होता है वो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन भाई, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है। लेकिन सीजीएस भी बता रहा हूं मैं आज आपको, क्या होती है भाई डाइन होती है। क्या होती है डाइन। तो 1 न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। फोर्स के चैप्टर में नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैंने यही तो कह रखा है कि आप लगातार कंटिन्यूसली क्लास देखते रहिए, आपको पूरी डिटेल जो छूट गई है पुरानी क्लासों में वो कवर हो जाएगी। तो देखो अभी याद आ गई। तो फोर्स इजिकल टू क्या होता है न्यूटन भाई। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। न्यूटन की तो फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो आंसर डाइन। तो 1 न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन, तो 1 न्यूटन और 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ऐसे ही 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होती है। दोनों रिलेशन याद करना, कई बार एनटीएस इस तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन 1 जूल भाई, 1 जूल को डिफाइन करने के लिए बोलेगा। तो क्या बोलोगे, द वर्क इज सेड टू बी ऑफ 1 जूल। वर्क इज इसी लैंग्वेज में, वर्क इज सेड टू बी ऑफ 1 जूल व्हेनेवर वी अप्लाई ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एंड द बॉडी कवर्स 1 मीटर डिस्प्लेस्ड। समझ में आया क्या बताया। वर्क इज सेड टू बी, यहीं से लिख देता हूं मैं, इसी डेफिनेशन में आपने नोट डाउन कर ली होगी, तो यहां से लिख देता हूं मैं। क्या लिखोगे भाई, तो ये तो याद हो गया आपको, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर और 1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर। हम बोल रहे थे डिफाइन 1 जूल, तो लिखोगे वर्क डन इज सेड टू बी ऑफ 1 जूल इफ 1 न्यूटन इज वर्क डन, 1 न्यूटन इज वर्क डन टू डिस्प्लेस ए बॉडी थ्रू 1 मीटर। भाई ये बात ध्यान रखना है कि एक बॉडी वर्क डन को 1 जूल कब मानेंगे, जब उसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगे, ताकि उसमें डिस्प्लेसमेंट कितने का आ जाए 1 मीटर का। तो वर्क कितना हो गया भाई 1 जूल का हो गया। तो वर्क के बारे में सब कुछ क्लियर है, ठीक है बेटा। तो ये हुआ वर्क के बारे में। एंगल के बारे में बता दिया, अभी हमने पढ़ लिया भाई वर्क के बारे में, इतना तो कवर हो गया हमारा कि वर्क इजिकल टू क्या होता है भाई एफ एस कोस थीटा। क्या होता है भाई डब्ल्यू इजिकल टू एफ एस कोस थीटा। कवर हो गया इतनी बात तो। या एफ एस, अगर आप कंपोनेंट को नहीं लोगे तो डब्ल्यू इजिकल टू एफ इंटू एस, और इसको लोगे तो एफ एस कोस थीटा। भाई यहां तक क्लियर हो चुका था। अब आपको करना क्या है वो ध्यान दीजिए। अब हम पढ़ने वाले वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्या पढ़ने वाले, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। भाई अगेंस्ट ग्रेविटी, ये डेरिवेशन आगे भी काम आएगी, तो इसलिए इसको ध्यान से करना। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, मान लो आपको वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना। मान लो सीढ़ियां हैं, देखो ऐसे सीढ़ियों पे आपको चढ़ना है, ऐसे चढ़ना है। यहां आप खड़े हो, सपोज करो आप यहां पहुंच गए, तो यहां हाइट है h। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही पढ़ा था हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सुनिए फोर्स कितना लग रहा है, तो एक बॉडी होता है, मैंने आपको पहले बताया था, जो डाउनवर्ड फोर्स होता है ना उसको वेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। डाउनवर्ड फोर्स को क्या, जो वेट है वही आपका क्या होता है डाउनवर्ड फोर्स। पुरानी क्लास में बता दिया, जिन्होंने नहीं देखी वो देखिए, सब कुछ बता रखा है चीजें। फोर्स हो गया mg। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा, कुछ ही टाइम के बाद में इसने h डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे h। तो जब भी आपसे पूछा जाए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो आपका फॉर्मूला होगा mgh। क्लियर होगी बात। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया mg। यहां एक चीज और नोट कर लेना कि वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। g का मतलब क्या होता है 9.8 वैल्यू होती है इसकी। h होती है लेकिन चेंज भी होती रहती है, ये भी पढ़ा चुका हूं। हाइट, h इज द हाइट, ठीक है भाई। तो ये 3 चीजें आपने कवर कर ली। f का मतलब बता चुका हूं मैं पहले ही, फोर्स। s का मतलब बता चुका हूं डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट है, वर्क कैसी क्वांटिटी है, तो आंसर स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गई होगी बात, ये चीजें, ठीक है बेटा। और वर्क की ऐसा यूनिट क्या थी, जूल थी। और जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है, अर्ग है। 10⁷ अर्ग के बारे में बता दिया मैंने, 1 जूल। ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए भाई, ठीक है। अब देखिए वर्क के बारे में हमने फॉर्मूला पढ़ा, F इजिकल टू एस कोस थीटा।
तो यहां से हमारे पास कुछ कंडीशन आती है। देखिए, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास 3 केस आते हैं। वर्क डन को 3 टाइप में करा गया है डिवाइड, इसको 3 टाइप है इसकी। एक बार तो हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क डन। एक बार होगा नेगेटिव वर्क डन, और एक बार होगा भाई जीरो वर्क डन। क्या होगा, जीरो वर्क डन। आप कहोगे जी कैसे कैसे होगा, समझिए इनको ध्यान से। फोर्स को कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में भाई, एक पॉजिटिव वर्क डन, एक नेगेटिव वर्क डन और एक जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसको जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में मूव करता है, तो उस तरह का वर्क डन कहलाएगा पॉजिटिव वर्क डन। कि वी अप्लाई ए फोर्स on a body and it move in the direction of applied force। लिख दोगे, if we apply a force on a body and the body move in the direction of applied force, तो हम वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी को आप धक्का मार के इस डायरेक्शन में फोर्स लेके जा रहे हो, तो आपकी डायरेक्शन और आपकी गाड़ी की डायरेक्शन, आपकी जो अप्लाई करने के फोर्स की डायरेक्शन और आपकी जो गाड़ी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है एक डायरेक्शन में कर रही है, तो पॉजिटिव वर्क डन। अगर आप इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो और वापस आ रही है तो नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे कि स्लोप, ऐसे स्लोप हो और गाड़ी पे आप फोर्स लगाने लग रहे हो इस साइड से, लेकिन फिर भी आपसे रुक नहीं रही, तो वो जो होगा, आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और बॉडी किधर आ रही है, इस डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन। जीरो वर्क डन, आप जैसे दीवार पे फोर्स लगाने लग रहे हो, दीवार पे आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, बॉडी डिस्प्लेस नहीं करी तो वर्क डन जीरो हो गया। तो आप इसको लैंग्वेज में समझ लेते हैं, एंगल की फॉर्म में। अगर आपका देखिए ये बॉडी है, ये बड़ा थीटा से लेस देन होगा, इस साइड से आप किसी भी एंगल पे ऐसे फोर्स लगाओगे तो गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी, डेफिनेट है। तो अगर थीटा ग्रेटर देन, थीटा क्या होगा, लेस देन 90 होगा, थीटा है आपका 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव वर्क डन। Whenever थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू जीरो हो जाती है ना, तो जीरो तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। यानी कि थीटा अगर 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, मैथ में आप पढ़ चुके होंगे ये सारी चीजें। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं पढ़ी है वो हमने पढ़ा देंगे, आपको एक टेबल बना के दिखा देंगे मैथमेटिक्स की। तो हमारी पुरानी वीडियो में वैसे तो बनवा रखे टेबल भी, तो नहीं दोबारा से अलग से बना के दे देंगे भैया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो समस्या हो आप कमेंट करके बता सकते हो, पुरानी वीडियो देख लेना, उसके बाद में कोई दिक्कत आए तो बता देना। थीटा क्या बताया, 90 डिग्री, तो थीटा हो गई हमारी 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू हो जाती है भाई जीरो, कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। क्या होती है भाई, कोस 90 की वैल्यू हो जाती है जीरो। तो हमने यहाँ पे कोस 90 की वैल्यू क्या डाल दी, जीरो। अब देखिए कोस 90 की वैल्यू जीरो और थीटा लेस देन 90 है, तो आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क डन। और 90 से ये 90 से इधर चला गया, यानी कि थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया, थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया तो नेगेटिव वर्क डन। मतलब इस डायरेक्शन फोर्स लगाओगे तो नेगेटिव वर्क डन। तो ये चीज तीनों केस याद करना, पॉजिटिव वर्क डन के लिए लेस देन 90 डिग्री, नेगेटिव वर्क डन के लिए थीटा ग्रेटर देन 90 और जीरो वर्क डन के लिए 90 जीरो। कई बार हम कहते हैं कि भाई कूली है, सामान लेके जा रहा है, क्या उसने काम करा, तो आंसर उसने कोई काम नहीं करा। कब, अगर वो कुली सामान लेके जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसका थीटा कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का। वो फोर्स लग रहा है उसका डाउनवर्ड और वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितनी डिग्री का बड़ा भाई, 90 का। या ऐसा हो जाए कि कोई भी आपके कोई सामान आप उठाते हो इस डायरेक्शन से और यहां से उठा के इधर रख देते हो, वापस उसको वहीं रख देते हो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, तो वर्क डन कोई नहीं हुआ। तो ये बात याद करना, पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा, जब आप 90 से आप लेस देन एंगल पे लगाते हो फोर्स तो पॉजिटिव, 90 से ग्रेटर पे लगाते हो तो नेगेटिव, और जीरो वर्क डन थीटा 90 डिग्री का। सैटेलाइट जब सर्कल में घूमता है इस तरीके से, तो भी उसके ऊपर क्या, जीरो वर्क डन। जब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी अर्थ, वो सैटेलाइट वो क्या वर्क डन कर रहा है, जीरो वर्क डन कर रहा है, क्योंकि उसको हर जगह थीटा कितनी डिग्री का बन रहा है। देखो टेंजेंट चलता है ना, तो टेंजेंशियली मूव करता है। जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो एक्सेलरेटेड मोशन करती है। जैसे उसको छोड़ोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, पुरानी क्लास में बताया मैंने। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो क्या करेगी, जंप करके चली जाएगी। पत्थर वाला एग्जांपल दिया, जहां छोड़ोगे वो भाग जाएगा, यहां से तो भाग जाएगा। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो छोड़ के निकल रहा है, तो बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, टेंजेंशियली। टेंजेंशियल साइन 9 थीटा 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू हो जाती है जीरो। क्लियर होगी बात, तो ये आपको बता दी गई है। उसके बाद में एक चीज और बता देता हूं, टेबल आपको याद करवा दे। चलो टेबल के लिए मैं ना अलग से वीडियो बना दूंगा और इसके नीचे लिंक डाल दूंगा। मैथ की ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको लर्न करने की एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ये काम आएगी भाई।
तो चलते हैं, वर्क आपका कवर होता है, उसके बाद में आता है एनर्जी के बारे में। अगला जो टॉपिक हमारा है, वर्क खत्म हो चुका है तो वर्क को मैं मिटा देता हूं यहां से, वर्क यहां से खत्म हो गया। अब बात करते हैं एनर्जी की। पावर को आज डिस्कस करेंगे नहीं, तो सिर्फ हम बात करेंगे आज एनर्जी के बारे में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी, आप कई बार बोलते भी हो भाई एनर्जी ताकत, तो हम हिंदी में बात नहीं करेंगे एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो एनर्जी होती है भाई एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता इज कॉल्ड एनर्जी। जो आपकी एबिलिटी है वही आपकी एनर्जी है। एनर्जी क्या है भाई? कार्य करने की क्षमता ना, तो वर्क की तो एनर्जी हुआ। वर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वर्क एनर्जी है। तो वर्क कैसी क्वांटिटी बताई थी आपको? स्केलर। तो इसका मतलब एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर। वर्क की ऐसा यूनिट क्या बताई थी? जूल। तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या बता दी? जूल। सब कुछ तो सेम आ गया। एक जूल कितने अर्ग के बताया था? एक जूल कितने अर्ग के बराबर बताया? 10⁷ अर्ग के बराबर। अर्ग क्या है? एनर्जी की सीजीएस यूनिट। तो ये सारी चीजें सेम है। एबिलिटी टू डू वर्क, यहां तक क्लियर हो गया। एनर्जी की डेफिनेशन हो जाएगी एबिलिटी टू डू वर्क, स्केलर क्वांटिटी ऐसा यूनिट, जूल है, सीजीएस यूनिट, अर्ग है। ये सारी नोट डाउन कर लेना भाई। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है भाई, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे बेसिकली हम इस क्लास में, हमारे क्लास है ना जो हमारे 9th में, तो बेसिकली तो ये है भाई काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद में इसी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सारी फॉर्म लिख लेना, सारी याद भी होनी चाहिए। इनके बारे में मैं बता भी दूंगा क्या होती है। तीसरे नंबर पे होती है मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद तीसरे नंबर पे होती है साउंड एनर्जी। उसके बाद 4th नंबर पे होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 5वें नंबर पे होता है हीट एनर्जी। 6ठे नंबर पे होती है भाई लाइट एनर्जी। 7th नंबर पे होती है केमिकल एनर्जी। क्या होती है भाई? केमिकल एनर्जी। और 8th नंबर पे होती है न्यूक्लियर एनर्जी। तो और भी बहुत सारी होती है, लेकिन हमारी क्लास में इतना ही डिस्कस किया हुआ है कि कितनी फॉर्म है हमारी यहाँ पे। हमने 8 के बारे में डिस्कस करना है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में तो मैं बताऊंगा नहीं अभी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में। तो अभी सुन लो साउंड एनर्जी। जैसे मैं बोल रहा हूं तो एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, साउंड एनर्जी, ठीक है ना। तो साउंड की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका नाम हो गया साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी से जो प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हीट एनर्जी। लाइट, जो सनलाइट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है भाई? लाइट एनर्जी। केमिकल की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है केमिकल एनर्जी। केमिकल जो साल्ट बता रहे हैं ना उसके बारे में। और न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियस के टकराने से होती है, जो एटम बॉम्ब इनमें हाइड्रोजन बॉम्ब इनमें यूज होती है, तो न्यूक्लियर से होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं भाई काइनेटिक एनर्जी की। तो एनर्जी क्या बताई? एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी की जितनी भी फॉर्म है सब की ऐसा यूनिट स्केलर ही रहेगी, क्योंकि एनर्जी का ही पार्ट है और सभी जूल है। ऐसा यूनिट सबकी क्या रहेगी? जूल रहने वाली है। अब हम सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी को, जिसका पूरा सिलेबस में है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे पहले एक बात बता देता हूं, क्योंकि एनर्जी वर्क है तो काइनेटिक एनर्जी भी एक प्रकार से क्या होती है भाई? वर्क ही होती है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कोई भी एनर्जी हो क्या सभी क्या है? वर्क है। इतनी बात तो दिमाग में होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, गति। लिखिए द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी कि बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। जैसे हमने किसी चीज को ऐसे चलाया, ऐसे कर रहे हैं, या गाड़ी कई बार आपके पास से निकल जाती तो एकदम से हो जाता है ना, वो जो एनर्जी जब एकदम से पास से सुसाइड करती हुई गाड़ी निकलती, थप्पड़ मार रहा तो साइड में से निकल जाता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जब किसी बॉडी में मोशन आता है, जब हमने किसी चीज को ऐसे फेंक दिया, मोशन जब आया तो उसमें कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। भाई समझ में आया? तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ ए बॉडी, बॉडी के अंदर मोशन के आने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्या नाम दिया? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है भाई हाफ mv स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को ड्राइव करना सिखाएंगे, डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन। तो अब सुनिए डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो ड्राइव कैसे करेंगे वो देखिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन ही है ना, ये भी अभी बताया था। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वर्क डन ही होती है। कोई भी एनर्जी है सभी क्या है? वर्क है। एबिलिटी टू डू वर्क। तो वर्क की फॉर्मूला निकालने के लिए तो वर्क हमने देखिए, शुरुआत में गाड़ी रेस्ट पे थी,
मान लो इस पे फोर्स लगाया हमने, शुरुआत में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जी, जब हमने इसको फोर्स लगाया तो गाड़ी किस में आ गई, मोशन में आ गई, किस में आ गई, मोशन में, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, v, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, v। यही तो होता है कि हमें काइनेटिक एनर्जी का मतलब मोशन में लाना, किसी बॉडी को फेंकना, तो यानी कि शुरुआत में इसकी रेस्ट पे है, शुरुआत में ये क्या है, रेस्ट में, इसको मैंने ऐसे फेंक दिया तो शुरुआत में रेस्ट और बाद में इसकी वेलोसिटी आ गई, इसको बोला v, क्योंकि मोशन की वजह से, मोशन में लाना पड़ेगा आपको थ्रो करके बाय अप्लाइंग द फोर्स। तो क्या लगा, अभी फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से उसमें केस में आ गई मोशन में, इसका मतलब हमने क्या करा, काम किया, इसका मतलब क्या करा, हमने काम किया, और काम का फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपने पढ़ा है। अब बात करते हैं इसके बारे में कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हम मैं इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन याद होगी आप लोगों को, इक्वेशन ऑफ मोशन बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या था, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as, यही है 2as। अगर मुझे s की वैल्यू चाहिए तो मेरे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन में 2a। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, u कितनी थी 0, तो खत्म हो जाएगा मैटर ये वाला, सिर्फ आ गया हमारे पास v का स्क्वायर अपॉन में 2a, कितना आ गया, v का स्क्वायर अपॉन में 2a। तो वर्क इज इक्वल टू मैंने लिखा v का स्क्वायर अपॉन में 2a, v का स्क्वायर अपॉन। फोर्स का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां पुट कर दिया भाई, फोर्स इज इक्वल टू क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन, समझ गए। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स की जगह क्या रखा हमने, मास इंटू एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई में एस की जगह क्या लिखा हमने, v का स्क्वायर अपॉन में 2a, a से a कट गया, कितना आया भाई, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है। ये जो वर्क डन है वो किस में हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसमें क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई है भाई। दोबारा समझिए, सबसे पहले हमने ड्राइव करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम इस बॉडी पे फोर्स लगाए, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, और ये जो हमने वर्क डन कराना है इसके ऊपर, इस बॉडी में, जिसकी वजह से तो ये किस में आई, आंसर मोशन में आई, किस में आई, मोशन में आई। तो जब किसी बॉडी को हम मोशन में लाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर वर्क डन कर रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट आया। अब आपको फोर्स का फॉर्मूला तो पता ही था, मास इंटू एक्सेलरेशन, पहले पढ़ चुके हैं, तो ये तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैंने इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन से लगाया, थर्ड इक्वेशन इससे लगाई क्योंकि यहां आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए यहां आ रहा है, और हमारे पास एक इक्वेशन थी v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एक ये थी, इसमें एस है नहीं। दूसरी इक्वेशन थी एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां एस है तो सही लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी होनी जरूरी है, फॉर्मूले में भी होनी चाहिए, तो इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं था। थर्ड फॉर्मूला बचा, तो थर्ड इक्वेशन का ही मैंने क्या करा, यूज करा। समझ में आ गया थर्ड इक्वेशन का यूज क्यों करा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो ये कट गया, सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, v का स्क्वायर अपॉन में 2a, s की वैल्यू हमने यहां पुट करी, काटा, आंसर आ गया वर्क इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। आई होप आपको ये फॉर्मूला बनाना आ गया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन है, आप तैयार करिए, फटाफट उतारिए पॉज करके वीडियो को, ठीक है। 1 2 3 मिटा देते हैं भाई। तो आगे चलते हैं, ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले क्लियर हो चुका है, हाफ mv स्क्वायर। दोबारा लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला। अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है वो सुनिए ध्यान से। इफ देखो मास डबल, मास को क्या कर दे भाई, डबल कर दे भाई, क्या कर दे, मास को डबल कर दे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आंसर काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, गेट डबल, ठीक है भाई, डबल हो जाएगी। समझ में आया, क्योंकि सीधे अनुपात में मास को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल, मास को हाफ करोगे तो काइनेटिक भी हाफ, मास को ट्रिपल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ट्रिपल। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिख लेना ये पॉइंट। इफ वी इंक्रीज द मास काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज, इफ वी डबल द मास ऑफ द बॉडी देन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट डबल, इफ वी हाफ द kinetic if we half the mass of the body then kinetic energy also get half। दूसरी बात, वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें, क्या बताया, वेलोसिटी को डबल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो सर 4 गुना हो जाएगी। बोलोगे जी पहले तो 2 गुना करी थी, तो भाई साहब एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास, वेलोसिटी को डबल करने की बात हो रही है, 2v का स्क्वायर ना, पहले v थी 2, अब कितना हो जाएगा 1/2 m, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू में v, इसको यहां रखिए, कितनी गुना हो गई, पहले इस काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं इसकी जगह ये वाली, और ये 4 गुना, तो कितनी गुना हो गई 4 गुना,
क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर कर रहे हो। 3 गुणा करने की बात हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगी। 4 गुणा करने की गई तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 4 की वेलोसिटी कर दी जाए तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अगर बोल दे वेलोसिटी को 5 टाइम्स कर दिया जाए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर बोला जाए कि आपकी वेलोसिटी को हाफ कर दे तो 4 गुना कम हो जाएगी, 1/2 है ना, तो 1/2 का मतलब होता है 1/4, स्क्वायर करते हैं 1/4, तो 4 गुना काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और 1/3 कर देंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 1/9 टाइम्स कम हो जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको पता लगे। जिसको कोई भी डाउट रहे तो आप एक बार दोबारा से प्लेबैक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मोशन की वजह से जो प्रोड्यूस होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और हमने डेरिवेशन इसकी सोल्व कर लिया। और आज का लास्ट टॉपिक हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी भाई, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो बोलेंगे द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। भाई क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। सिंबल यू यूज करते हैं, ऐसा यूनिट वही जूल रहेगी, एनर्जी की फॉर्म है। और इसका फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है भाई? mgh। ये फॉर्मूला हमने वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी में करा था, कि याद करिए, मैंने कहा था आपको याद करवाना पड़ेगा दोबारा से। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी कि मान ली बॉडी यहां है, h हाइट पे है, तो डाउनवर्ड फोर्स होगा नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा? डाउनवर्ड। याद करिए, डाउनवर्ड फोर्स को क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं, यानी कि mg लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हाइट, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा है? h का, तो h, तो ये बन गई हमारी mgh। और ये जो वर्क डन ये किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। जितनी भी एनर्जी है वो सभी वर्क डन के ही एक फॉर्म है, क्योंकि एबिलिटी है ना वर्क करने से, तो जो आप वर्क करोगे वही कन्वर्ट होगी। अगर आप इस बॉडी को ऐसे फेंक देते हो तो कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी आती है। अगर थ्रो करते हो तो काइनेटिक एनर्जी। अगर इस बॉडी को धीरे धीरे आप ऊपर लेके जा रहे हो तो जैसे जैसे आप हाइट को बढ़ा रहे हो तो उसकी क्या बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लेना, mgh। क्या होता है भाई? mgh। तो यहां से भाई सेम है, मास को डबल करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डबल, मास को हाफ करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ, h को डबल करोगे, हाइट को डबल करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी, हाइट को हाफ करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से। अब एक बर्ड है, मान लो, अब एग्जांपल पूछना चाहता हूं आप लोगों से। बर्ड है, वो बैठा हुआ है इसके ऊपर, किसके ऊपर? एक पोल के ऊपर एक बर्ड बैठा है, एक पोल के ऊपर एक बर्ड बैठा है। तो बताओ इसमें कौन सी एनर्जी है? तो बैठा है तो आप बता दो कि इसमें कौन सी एनर्जी है, तो आंसर है इसमें पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक हाइट, एक सर्टेन हाइट पे बैठा हुआ है। क्लियर हो गई? अब और सुनिए, जब एक बो होता है, धनुष, इस तरह से खींचते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? जब उसमें स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी आ जाती है? तो आंसर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। कौन सी एनर्जी आ जाती है? क्योंकि उसको क्या कर रहे हैं हम ऐसे खींच के? पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं। कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ये अर्जुन बन गए, कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। और एग्जांपल देख लेते हैं, बर्ड। अगर आपका बर्ड से फ्लाई कर रहा है, बर्ड क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है, तो इसमें कौन सी एनर्जी है? तो इसमें दोनों एनर्जी है भाई। देखो उड़ रहे हैं ना ऊपर हाइट पे, सर्टेन हाइट पे उड़ रहा है, तो उसके अंदर मोशन है, और अगर मोशन है तो कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बात, एक सर्टेन हाइट के ऊपर उड़ रहा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई? तो हमने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो, आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है, आपको वर्क के बारे में पढ़ा दिया, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म बता दी गई है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को पूरा डिटेल में बता दिया गया है। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।